तो अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ये पहली प्रॉब्लम करेंगे। अ कार इज रेसिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक of 180 meter radius with a speed of 32 meter per second. What should be the banking angle of the road to avoid chances of skidding of the vehicle at the speed without taking into consideration the friction between the tire and the road? एक कार मतलब एक फोर व्हीलर 180 मीटर रेडियस के किसी सर्कुलर ट्रैक पर 32 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। हमको बताना है कि स्किडिंग को अवॉइड करने के लिए इस बैंक्ड रोड का एंगल ऑफ बैंकिंग कितना होना चाहिए जब फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दिया गया हो। ये फॉर्मूला आपने डिराइव किया होगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले से इस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब बैंक्ड रोड किसको कहते हैं? ऐसी रोड जिसकी आउटर एज इनर एज के रिलेटिव रेज्ड होती है, बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन जैसा ही होता है। ये है वो बैंक्ड रोड। ये यदि उसकी आउटर एज है और ये इनर एज, तो आउटर एज इनर एज के रिलेटिव रेज्ड होती है। ये उसकी आउटर एज और ये है उसकी इनर एज, और इस पर हम किसी कार को कंसिडर करेंगे। ये हमने कार सपोज कर ली एम मास की, और ये देख रहे हैं हम उसका रियर व्यू, और ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ बैंकिंग, थीटा। तो अब इसका फोर्स डायग्राम कैसा होगा? फ्रिक्शन को अकाउंट में नहीं लेना है, कार का मास है m, तो एक फोर्स आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स जो होगा इस कार का वेट। दूसरा फोर्स होगा नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ये इंक्लाइन प्लेन से नॉर्मल, तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। अब इस नॉर्मल रिएक्शन को करेंगे हम रिजॉल्व। यह एंगल इजीली ज्योमेट्री से इंप्रूव कर सकते हैं कि यह है थीटा। यह एंगल है किसके बीच? इंक्लाइन प्लेन यानी वो बैंक्ड रोड से परपेंडिकुलर और वर्टिकल के बीच का एंगल। और इस n का इधर कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में n cos थीटा, जो mg को बैलेंस कर लेगा, और n का दूसरा कंपोनेंट n sin थीटा, ये एक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, और ये n sin थीटा प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी n sin थीटा ये होगा mv स्क्वायर बाय आर, जिसमें m उस फोर व्हीलर का मास, v स्पीड और r उस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस। तो n sin थीटा इज mv स्क्वायर बाय आर, और n cos थीटा ये बैलेंस कर लेगा mg को। अब ये दो इक्वेशंस हमको मिल रही हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करेंगे तो हमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब इस क्वेश्चन में हमको ये थीटा ही फाइंड आउट करना है, तो आगे के लिए याद रखें कि एंगल ऑफ बैंकिंग किसी बैंक रोड का ये होता है वी स्क्वायर अपॉन आर जी के बराबर, बशर्ते फ्रिक्शन एब्सेंट हो। तो वी स्क्वायर, वी कितना दे रखा है 32, तो 32 इंटू 32 ये न्यूमरेटर में, अपॉन आर जी, रेडियस कितनी दे रखी है? रेडियस इज गिवन टू बी 180 एंड टेक जी एज 10। तो ये सब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.57 के बराबर, 0.57। और थीटा कितना होगा? तो थीटा होगा 10 इनवर्स 0.57। अब मैथ्स वाले बच्चे जानते हैं कि 10 इनवर्स 0.57 ये होगा 30 डिग्री के बराबर। और बायो साइंस वाले जो बच्चे हैं आगे के लिए याद रखें, 1030 मतलब 1/√3, उसकी वैल्यू होती है 0.57 के आसपास, इसका आंसर होगा 30 डिग्री। तो आगे के लिए अब आप इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे, बैंक रोड का एंगल ऑफ बैंकिंग, उसका टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग इज वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये डेरिवेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस याद ये रखना है कि फ्रिक्शन एब्सेंट होने पर ही इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे।
while driving a car around a curve of 200 मीटर रेडियस। फिर से किसी कर्व्ड सर्कुलर रोड की बात हो रही है। द ड्राइवर नोटिसेस that a simple pendulum hung to the roof of the car is making an angle of 15 degree to the vertical, the speed of the car in किलोमीटर पर आवर। तो इसी तरह का फॉर्मूला होगा इसका भी। कैसे आएगा वो फॉर्मूला? तो मान लो कि ये उस कार की रूफ और ये डायरेक्शन वर्टिकल। अब उस कार के ड्राइवर को लगता है, उसको क्या दिखाई पड़ता है कि वो पेंडुलम वर्टिकल से 15 डिग्री पर है। मतलब ये है उसका बॉब और ये एंगल है 15 डिग्री वर्टिकल से। अब इस बॉब का मास यदि m हो तो इसका वेट कितना होगा mg, और ये वेट एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। मैं फोर्स डायग्राम बना रहा हूँ उस पेंडुलम का। तो ये होगा mg, दूसरा फोर्स होगा टेंशन T। अब इस टेंशन को यदि हम रिजॉल्व कर लें तो उसका एक कंपोनेंट आएगा इधर, कितना होगा वो, ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये होगा T कॉस थीटा। तो T कॉस थीटा mg को बैलेंस कर लेगा। जैसे यहाँ आया था n कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, वैसा यहाँ का आएगा T कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। और दूसरा फोर्स मतलब ही टेंशन का ये कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T साइन थीटा, ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा। मतलब T साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो हमको फिर से वही फॉर्मूला मिल गया, देन थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। v स्क्वायर अपॉन आर जी हमको फाइंड आउट करना है v का वैल्यू। तो v इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट आर जी इंटू टैन थीटा, आर जी इंटू टैन थीटा या टैन थीटा आर जी। तो बस यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। अब थीटा कितना दे रखा है 15 डिग्री, तो टैन 15 डिग्री। अब टैन 15 डिग्री तो हमको पता नहीं होता है, तो यदि ये क्वेश्चन आया तो या तो आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू दिया होगा या फिर ऐसा एंगल होगा जिसका टेंजेंट आपको पता हो। हाल फिलहाल टैन 15 डिग्री होता है 0.267, 0.267 के बराबर, तो नियरली इक्वल टू 0.27। तो 0.27 हम यहाँ यूज कर लेंगे। 0.27 रेडियस 200 मीटर दी हुई है और g की वैल्यू है 10 के बराबर। तो इस सब को जब आप सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर आएगा ये 540, स्क्वायर रूट 540, स्क्वायर रूट 540 करेंगे तो ये आएगा 23.23, पर ये आंसर आएगा किस में, मीटर पर सेकेंड में। हालांकि इसमें ऑप्शंस में नहीं है ये वैल्यू, पर गड़बड़ हो सकती है। मीटर पर सेकेंड में आया है, हमको फाइंड आउट करना है स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकेंड में यदि स्पीड दी होती है और उसको किलोमीटर पर आवर में करना हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती है। ऐसा ध्यान में लाकर इसमें 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको आप जब सॉल्व करेंगे 18/5, वैसे ये याद रख सकते हैं आप, 18/5 या 5 से डिवाइड कर लें, क्या आएगा 3.6, और इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर ये मिलेगा आपको 83.6 किलोमीटर पर आवर। तो 83.6 से क्लोजेस्ट आंसर है 82.5। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे। द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ 4 kg राइफल दैट शूट्स a 0.05 kg बुलेट एट अ स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इज। हमको चाहिए रिकॉइल वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चन बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम होता है 0 और फाइनल कितना होगा, तो उस जो बुलेट है उसकी वेलोसिटी को हमने पॉजिटिव ले लिया, मतलब बुलेट जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव सपोज कर लिया है। तो ये मोमेंटम है mv बुलेट का आफ्टर फायरिंग, और राइफल का मास m हो तो v हमको फाइंड आउट करना है। अब इसमें से ये जो v है स्मॉल v, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट जिसको हमने पॉजिटिव सपोज कर लिया है। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में बुलेट जा रही है, उस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया है। हमको चाहिए रिकॉइल वेलोसिटी।
तो वो कितनी आ जाएगी, इसको आगे सॉल्व करें तो माइनस एम स्मॉल वी अपॉन कैपिटल एम। अब स्मॉल एम क्या है, बुलेट का मास जो कितना दे रखा है 0.05, 0.05। किस वेलोसिटी से वो मूव करती है, 280 मीटर पर सेकेंड। तो 0.5 इंटू 280 अपॉन 4। और इसको आपको सॉल्व कर देना है। माइनस साइन क्या बता रहा है कि रिकॉइल बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 से कट जाएगा 70 टाइम्स, एक जीरो इसको और दे दें तो 0.5 हो जाएगा, और 7 इंटू 0.5 3.5 होकर आसानी से आंसर आ जाएगा -3.5 मीटर पर सेकेंड। और ये माइनस साइन क्या बतलाता है, यदि बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो राइफल बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इसीलिए इसको कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। इसको कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। आपको याद आ गया होगा बुलेट गन का केस। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया -3.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है प्लस और माइनस में, तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये जो 280 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ था बुलेट का स्पीड, इसको इन्होंने पॉजिटिव सपोज किया हुआ है, तो इसके रिगार्ड में आंसर माइनस साइन के साथ आएगा। एंड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे। A weight W hangs from a rope that is tied to two other ropes that are fastened to the ceiling as shown in figure. The upper ropes make angles theta and phi with the horizontal. Now the values of T1 and T2 are. The question based है equilibrium पर। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो। हम इस नॉट का इक्विलिब्रियम कंसिडर करेंगे। इस नॉट पर लग रहे हैं तीन फोर्सेस, T1, टेंशन T2 और तीसरा फोर्स है W। और नेट फोर्स यदि जीरो है तो सेपरेटली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्सेस जीरो होंगे। ये मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस बना दी। अब ये एंगल यदि फाई है तो क्लियरली दिस एंगल इज फाई, और ये एंगल होगा थीटा के बराबर। अब इस T2 को कर लेते हैं रिजॉल्व। T2 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, तो आएगा T2 cos फाई के बराबर, और T1 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, वो आएगा T1 cos थीटा, और ये दोनों बराबर होंगे। इसी तरह T2 का इधर एक कंपोनेंट कितना आएगा, यहाँ लिख रहा हूं मैं उसको, वो होगा T2 sin फाई। इसी तरह T1 का भी इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना होगा, तो वो होगा T1 sin थीटा, और T2 sin फाई प्लस T1 sin थीटा इज इक्वल टू होगा W के बराबर। तो इस नॉट का हमने n का इक्विलिब्रियम कंसिडर किया है। हॉरिजॉन्टल में एक इक्वेशन हमको मिल रही है T1 cos थीटा, T1 cos थीटा इक्वल्स T2 cos फाई, ये अलोंग हॉरिजॉन्टल। और अलोंग वर्टिकल क्या मिल रही है इक्वेशन, T1 sin थीटा, T1 sin थीटा प्लस T2 sin फाई इक्वल्स W। अब इन दो इक्वेशंस की सॉल्विंग से हमको T1 और T2 की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमको T1 फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से T2 फाइंड करके और इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो T1 sin थीटा यहाँ आएगा, और T2 की जगह क्या लिखेंगे, T1 cos थीटा अपॉन cos फाई, और ऑलरेडी यहाँ आ रहा है sin फाई। अब बस एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे। अब एलसीएम जब लेंगे तो T1 तो कॉमन हो गया, फिर पहली टर्म आएगी sin थीटा cos फाई, न्यूमरेटर में sin थीटा cos फाई, और फिर उसके बाद cos थीटा sin फाई। ये तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला है, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, वो आ रहा है cos फाई
cos phi इज इक्वल टू W। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जो न्यूमरेटर में लिखा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी होगा। हमको चाहिए T1 का वैल्यू, तो T1 बराबर हो जाएगा W cos phi अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस फाई। तो ये आ गया T1 का वैल्यू। तो कहाँ पर ये सेट हो रहा है, आप देखिए ऑप्शन सी में आपको ये मिल रहा है W cos phi अपॉन साइन थीटा प्लस फाई। तो आंसर तो आ गया है। अब आपको T2 भी फाइंड करना होगा। सिर्फ ऑब्जर्वेशन से भी आप उसको बता सकते हैं, क्योंकि जब हम T2 फाइंड करेंगे तो T1 को एलिमिनेट करेंगे। T1 बराबर होगा T2 cos phi अपॉन cos थीटा। तो डिनोमिनेटर में cos थीटा बना रहेगा, जो W के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जो यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो सॉल्व नहीं भी करें तो आप ऑब्जर्वेशन से कह सकते हैं कि ये T2 का वैल्यू है। एंड सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। अगला क्वेश्चन करेंगे, रेफर टू फिगर, ऑल सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस, द रेशियो ऑफ T1 एंड T2 इज। तो हम मान रहे हैं कि ये सिस्टम सिर्फ हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल में ये फोर्स कितना होगा, F cos 30, ये हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स। और ये सिस्टम जो है वो हॉरिजॉन्टल में ही मूव करेगा। मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन है a। तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको प्रॉपर्टी से हम सॉल्व करेंगे। आपको शायद पता होगा कि T1 जैसे आपको निकालना है। T1 क्या है, T1 है टेंशन इस रोप में। ये सिस्टम जा रहा है टूवर्ड्स राइट, हमको चाहिए हो यदि T1, तो ये A है कॉमन एक्सेलरेशन, जिससे तीनों ब्लॉक्स टूवर्ड्स राइट मूव करेंगे। और T1 चाहिए हो तो कॉमन एक्सेलरेशन इनटू रिमेनिंग मास करेंगे। रिमेनिंग मतलब जो पीछे छूट गया है। तो एक्सेलरेशन A और रिमेनिंग मास कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3 दैट इज 15। तो ये शॉर्ट मेथड है उसको सॉल्व करने का। T2 चाहिए है तो कॉमन एक्सेलरेशन इनटू रिमेनिंग मास विच इज 3, और आपको चाहिए है रेशो T1 by T2, T1 by T2, क्लियरली इट इज 5:1। तो याद रखें टेंशन इन द रोप इज कॉमन एक्सेलरेशन इनटू रिमेनिंग मास। तो 5:1 ये इसका आंसर हो जाएगा। टू बॉडीज ऑफ masses 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface are tied to the ends of a light string. A horizontal force F is equals to 600 Newton is applied to 20 kg as shown. Then the tension in the string is। तो ये है वो 600 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स जो 20 kg पर लगाया हुआ है। हमको चाहिए टेंशन इस रोप में। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इस सिस्टम का कंस्ट्रेंट है कि दोनों ब्लॉक्स किसी कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट। और वो कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स विच इज 600 अपॉन टोटल मास इन मोशन। टोटल मास कितना है, 20 प्लस 10 यानी 30, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये दोनों ब्लॉक्स 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेंगे। अब टेंशन यदि चाहिए तो क्या करेंगे, तो कॉमन एक्सेलरेशन मतलब ए 20 इंटू रिमेनिंग मास ये है, जिधर फोर्स लगाते हैं उससे दूसरी तरफ हम देखते हैं कितना मास बच गया है। तो ए इंटू 10 करना होगा, तो 20 इंटू 10 मतलब आंसर हो जाएगा 200 न्यूटन। एंड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अ हेलीकॉप्टर of mass 1000 kg rises with a vertical acceleration of 15 meter per second square. The crew and the passengers weigh 300 kg. The magnitude of the action of the rotor of the helicopter on the surrounding air is। तो ज़्यादा नहीं सोचना, आपने पढ़ा हुआ है कि ऐसे केसेस में हम लगाते हैं T इज इक्वल टू एम जी प्लस ए का फॉर्मूला, जब सिस्टम ऊपर एक्सेलरेट हो रहा होता है अपवर्ड्स। तो मास कितना है जो ऊपर जा रहा है, वो है 1000 उस हेलीकॉप्टर का मास प्लस 300 मतलब 1300 यहाँ आएगा, और यहाँ आएगा g प्लस ए। अब g की वैल्यू 10 लेकर देखते हैं, ऑप्शन सेट होते हैं क्या, 10 प्लस एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है वो है 15 यानी 25, 1300
इंटू 25, तो 13 इंटू 25 इंटू 100। अब इसमें 25 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये 75 हासिल क्या है 7, 25 और 7 32 हो जाएंगे, 325 इंटू 100, और इसको हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशंस में 3.25, मतलब इसको मैंने 100 से डिवाइड किया तो इधर 100 से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 10⁻⁴ न्यूटन। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 8. One end of a massless rope which passes over a massless and frictionless pulley P is tied to a hook C while the other end is free. Maximum tension that the rope can bear is 960 Newton. With what value of maximum safe acceleration in meter per second square can a man of 60 kg climb on the rope? तो ये वो सिस्टम दिखाया हुआ है, ये है वो मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली पी, ये है वो रोप, ये भी मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल, इसके एक एंड को सी से टाई कर दिया है, दूसरा एंड है फ्री। हमसे बोला है कि 60 केजी का एक मैन मैक्सिमम कितने सेफ एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव कर सकता है। तो ज़्यादा उलझना नहीं है, आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर देना है, T इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, और इसमें से ए को कैलकुलेट कर लेना है। T सब्सटीट्यूट कर लेंगे हम 960 न्यूटन, 960 न्यूटन, मास उस मैन का कितना है 60 इंटू जी प्लस ए, और अब इसमें 60 से इसको डिवाइड कर दें या 6 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा 16, 16 इज इक्वल टू 10 प्लस ए एंड ए विल कम आउट एज 6, और ये आंसर ऑब्वियसली आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो जब भी अपवर्ड एक्सेलरेशन होता है तो टेंशन का ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए, T इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। अगला क्वेश्चन, अ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुली connects two blocks of masses m1 and m2 vertically. If the acceleration of the system is g by 8, then the ratio of the masses is. क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता लग रहा है कि ये बात हो रही है एटवुड मशीन की। यह है एक मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली, और ये मासलेस इनएक्सटेंसिबल रोप। इस रोप के दोनों एंड्स पर ये दो मासेस कनेक्टेड है, m1 और m2, और हम सपोज कर लेते हैं कि m2 इज लार्जर, और ऐसा बोला है ये सिस्टम g by 8 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब m2 यदि लार्जर है तो m2g, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये लार्जर होगा m1g से। इसका मतलब मास m1 ऊपर एक्सेलरेट होगा g by 8 से, जबकि m2 नीचे एक्सेलरेट होगा g by 8 से। और कॉमन एक्सेलरेशन के लिए आपने फॉर्मूला डिराइव किया होगा, हम न्यूटन के सेकेंड लॉ से इक्वेशंस लिखेंगे इन दोनों ब्लॉक्स के लिए, और फिर कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, और वो कितना होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास इन मोशन। नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, इन ब्लॉक्स के वेट्स, तो m2 लार्जर हमने सपोज किया है, तो m2g माइनस m1g, उसमें से g कर लिया हमने कॉमन, तो ये हो गया नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास इन मोशन, और टोटल मास होगा m2 प्लस m1, और यही हमको दिया हुआ है g बाई 8 के बराबर, g बाई 8, तो g कैंसल आउट हो जाएगा, तो m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इज 1/8, तो इसका ले लेते हैं इन्वर्टेंडो, तो m2 प्लस m1 को ऊपर लिख लेते हैं अपॉन m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 8/1 लिख लेंगे, और अब ले लेंगे हम कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या करते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को पहले ऐड करते हैं, m1 कैंसिल आउट होगा, ऊपर बचेगा 2m2, और फिर क्या करते हैं न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो m2 प्लस m1 माइनस m2 प्लस m1, तो नीचे आ जाएगा 2m1 क्योंकि m2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी करेंगे RHS में, 8 प्लस 1 ये 9 हो जाएगा, और नीचे 8 माइनस 7 ये 8 माइनस 1 ये 7 हो जाएगा, 2 यहाँ से कैंसिल आउट होकर m2 इज टू m1 मासेस का रेशो ये कितना मिल रहा है हमको 9 इज टू 7, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा,
एंड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे। थ्री आइडेंटिकल ब्लॉक्स ऑफ masses m equals to 2 kg are drawn by a force F equals to 10.2 Newton with an acceleration of 0.6 meter per second square on a frictionless surface. Then what is the tension in Newton in the string between blocks B and C? तो अब इस क्वेश्चन में हमको फिगर नहीं दिया हुआ है, तो एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि यह है ब्लॉक सी और तीन ब्लॉक्स हैं। ये ब्लॉक सी हो गया, ये ब्लॉक बी हो गया, इसी तरह ये ब्लॉक हो गया ए। ए बी एंड सी, ये तीन ब्लॉक्स हो गए और इस सिस्टम को ड्रॉ कर रहे हैं बाई अ फोर्स ऑफ 10.2 न्यूटन। तो ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स 10.2 न्यूटन। इधर टेंशन सपोज कर लेते हैं वो है T1 और इधर सपोज कर लेते हैं टेंशन है T2 और हमें ये T2 पूछा हुआ है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे हम तीनों ब्लॉक्स की। पहले यदि ए की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखना होगा, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसको F सपोज कर लें, तो F माइनस टी वन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास m इंटू एक्सेलरेशन a सपोज कर लेते हैं, जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा तीनों ब्लॉक्स का। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आई है a की। इसी तरह b के लिए क्या लिखेंगे आप, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू ma, और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पर क्या होगा, जब इनको ऐड करेंगे T1 कैंसल आउट होकर F माइनस T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2ma। ऐसी इक्वेशन आएगी F माइनस T2 इज इक्वल टू 2ma। अब मास कितना है 2, एक्सेलरेशन भी हमको दे रखा है 0.6 के बराबर और F भी दे रखा है, F भी हमको दे रखा है कितना है वो 10.2। इसमें से हमको T2 को सॉल्व कर लेना है। तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, T2 बराबर हो जाएगा 10.2 माइनस 2.4, क्योंकि यह है 0.6 इंटू 2 इंटू 2, 1.2 इंटू 2 इज 2.4, तो 10.2 माइनस 2.4 करने से ये आएगा 7.8 न्यूटन के बराबर। एंड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी तरह से इस क्वेश्चन 8 का आंसर है बी। अगला क्वेश्चन करेंगे। A block of mass small m is placed on a smooth wedge of inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block will be G is acceleration due to gravity. तो यह है वो वेज जिसका इंक्लिनेशन है थीटा और स्मॉल एम मास का एक ब्लॉक इस वेज पर रखा हुआ है। हमसे पूछ रहे हैं कि इस वेज को किस एक्सेलरेशन से मूव करें कि विद रिस्पेक्ट टू द वेज ये ब्लॉक मूव ना करे, मतलब रेस्ट में हो। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स वाले जो वीडियोस हैं उनमें से एक वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, तो उस वीडियो को भी आपको देख लेना चाहिए, तो ये और क्लियर हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि इस वेज को हम मूव कर रहे हैं विद एक्सेलरेशन a टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड्स मूव कर रहे हैं विद एक्सेलरेशन a। अब हम वेज फ्रेम से काम करेंगे और वेज फ्रेम से यदि हम काम करेंगे तो वेज क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो हमको सूडो फोर्स को अकाउंट में लेना पड़ेगा जब हम इस स्मॉल एम मास की स्टडी करेंगे। वेज फ्रेम में स्मॉल एम मास का ये ब्लॉक होगा रेस्ट में, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वेज ये मूव नहीं कर रहा है। तो इस स्मॉल एम मास के ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस आएंगे, तो पहला फोर्स तो शो करेंगे हम mg, इस ब्लॉक का वेट। दूसरा होगा नॉर्मल रिएक्शन n, ये दूसरा फोर्स हो जाएगा। ये दो फोर्सेस तो हो गए रियल फोर्सेस, और इन दोनों फोर्सेस के अलावा एक फोर्स अकाउंट में लेंगे हम सूडो फोर्स। कितना, मास अंडर स्टडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। इस तरह यहाँ तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं। अब इस mg को करेंगे हम रिजॉल्व परपेंडिकुलर टू वेज एंड पैरेलल टू द वेज। mg को
हमने रिजॉल्व किया। इसी तरह इस MA को भी रिजॉल्व करेंगे, पैरेलल टू वेज एंड परपेंडिकुलर टू वेज। तो करते हैं ये काम। अब ये एंगल यदि थीटा है तो आपको रटा होगा कि ये एंगल होता है थीटा। तो इधर mg का कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा, और इधर कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। ये mg के रिजॉल्व पार्ट्स। इसी तरह ma को भी रिजॉल्व करना है। तो ये एंगल यदि थीटा है तो बचा हुआ ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इधर कंपोनेंट आएगा ma का ma cos थीटा, और इधर कंपोनेंट होगा ma sin थीटा। अब ये ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज रेस्ट में है, तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन और पैरेलल टू इंक्लाइन नेट फोर्सेस जीरो होंगे। तो अलोंग इंक्लाइन हम mg sin थीटा को इक्वेट कर सकते हैं ma cos थीटा से, मतलब ये दोनों फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट हैं। और यहाँ से फाइंड कर लेते हैं हम a का वैल्यू पहले। a बराबर कितना हो जाएगा, ये m तो कैंसिल आउट होता है, a बराबर होगा g sin थीटा अपॉन cos थीटा। और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन n जो हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमसे पूछा है कि वेज ने ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाया। तो n बराबर होगा mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। तो बस यहाँ a का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है हमको इक्वेशन 1 से। तो a की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो mg cos थीटा प्लस ma यानी कितना हो जाएगा mg sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ऑलरेडी यहाँ sin थीटा था, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। और अब एलसीएम ले लें, mg कॉमन भी कर लेते हैं, यहाँ आएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया, ये हुआ mg अपॉन cos थीटा। मतलब यदि इस वेज को टूवर्ड्स लेफ्ट mg अपॉन cos थीटा से एक्सेलरेट करें तो विद रिस्पेक्ट टू द वेज ये ब्लॉक होगा रेस्ट में, मतलब विद रिस्पेक्ट टू वेज ये स्लिप नहीं होगा। mg अपॉन cos थीटा इज द आंसर, एंड सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे। फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ। यह है x, y एक्सेस पर प्लॉट किया हुआ है x, और यह है टाइम। तो यह है पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg। लेट द फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर t लेस देन 0, t लेस देन 0, t ग्रेटर देन 0, यहाँ 0 होना चाहिए था, लेस देन 4 सेकेंड, एंड t ग्रेटर देन 4 सेकेंड भी f1, f2 एंड f3 रेस्पेक्टिवली। कंसिडर वन डायमेंशनल मोशन ओनली। तो हमको कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। t लेस देन 0, जब t लेस देन 0 है तब आप क्या देख रहे हैं, लेस देन 0 में x की वैल्यू है 0, x 0 मतलब v 0, इसका मतलब f कैसा हो जाएगा 0, और फोर्स कितना बोला हुआ है F1, तो F1 हो गया 0 के बराबर। अब बात करते हैं कि जब t ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन 4 है, तो अब इस डायग्राम पर ध्यान दें कि यहाँ बात हो रही है F2 की। तो आप देख रहे हैं स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है, और स्लोप बताएगा वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, और एक्सेलरेशन 0 है मतलब F2 भी 0 के बराबर है। यानी F1 0 था, F2 भी 0 है। और F3 में यदि बात करेंगे, F3 कब है, t ग्रेटर देन 4 सेकेंड, तब F3 फोर्स एक्ट कर रहा है, और तब आप देख रहे हैं कि x कांस्टेंट है, और x यदि कांस्टेंट है इसका मतलब वो है बॉडी रेस्ट में है, मतलब v 0 है, v 0 है मतलब एक्सेलरेशन 0 है, और फोर्स F3 भी 0 के बराबर है। इसका मतलब तीनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और तीनों ही
0 के बराबर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, टू masses 8 kg and 12 kg are connected at the two ends of a light inextensible string that goes over a frictionless pulley. The tension in the string when the masses are released. तो ये भी एटवुड मशीन का सवाल है। ऐसी होती है एटवुड मशीन। ये एक ब्लॉक और ये दूसरा ब्लॉक, कितने हैं इनके मासेस? तो एक है 12 kg और दूसरा है 8 kg। तो इसके ऊपर कौन से फोर्स आएंगे? इसके ऊपर आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स 12G। ये होगा टेंशन, इधर भी ये T दिखा दें, और इधर होगा 8G। ये होंगे फोर्सेस। हमसे पूछा क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो पहले निकालते हैं हम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे आएगा? तो इसकी इक्वेशन लिखें। मान लो ये जा रहा है नीचे एक्सेलरेशन ए से, तो 8 kg ऊपर आएगा एक्सेलरेशन ए से। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 12G माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन इसकी। इसी तरह 8G की इक्वेशन क्या होगी? 8G की इक्वेशन होगी T माइनस 8G इज इक्वल टू 8A। इन दोनों की इक्वेशन हमने लिख ली। क्योंकि 12 kg हेवियर मास है, तो ये फोर्स ज़्यादा होगा 12G, 8G होगा कम। यानी 12 kg वाला ये मास जाएगा डाउनवर्ड्स, 8 kg विल गो अप। तो 12G माइनस टी इज इक्वल टू 12A। इसकी इक्वेशन होगी T माइनस 8G इज इक्वल टू 8A। और दोनों को ऐड कर देते हैं, तो T तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 माइनस 8 यानी 4G इक्वल्स टू, इधर मासेस ऐड होंगे, 12 और 8 20 हो गया। तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? ए इज इक्वल टू 4G/20। 4G/20 दैट इज G/5। तो ये आ गया दोनों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन। अब हमको तो टी चाहिए। अब टी कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे आप इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनाकर काम करें 8G के लिए, कि अपवर्ड जा रहा है और अप जाने वाले के लिए क्या इक्वेशन होती है? m इंटू जी प्लस ए। तो बस मास ले लेंगे 8, एक्सेलरेशन इज G/5, 8 इंटू जी अपॉन जी प्लस 5, यानी ये हुआ 8 इंटू 6G अपॉन 5। और G को 10 मान लें, तो 5 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 12, 12 8 जा 96 न्यूटन आ जाएगा टी का वैल्यू। आप यदि इस 12 kg की इक्वेशन बनाकर डाउनवर्ड्स वाली टी इज इक्वल टू एम जी माइनस ए करेंगे, तब भी आंसर वही आएगा, 96 न्यूटन। एंड सो अ मंकी ऑफ मास 20 kg इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप। The rope will not break when the mass of 25 kg is suspended from it, but it will break if the mass exceeds 25 kg. What is the maximum acceleration with which the monkey can climb up along the rope? Monkey का मास दे रखा है 20 kg और उस रोप की ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है 25G के बराबर, मतलब ही 250 न्यूटन। हमको बताना है किस मैक्सिमम एक्सेलरेशन से एक मंकी जो 20 kg का है वो ऊपर क्लाइंब कर सकता है। तो जब भी एम मास की एक बॉडी अपवर्ड मूव कर रही होती है विद एक्सेलरेशन ए, तो टेंशन इन द रोप, ये रिजल्ट हमको यूज करना है, कि न्यूटन सेकेंड लॉ से आया हुआ रिजल्ट है। यहाँ हम कंडीशन ये लगाएंगे कि एम जी प्लस ए, जो टेंशन है रोप में, ये कैसा होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 25G, क्योंकि 25G है रोप की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। बस इसको हमको सॉल्व कर देना है। मास सब्सटीट्यूट करेंगे 20, जी की वैल्यू ले लेते हैं 10, या रहने दें अभी, बाद में इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे। और इधर जी की वैल्यू डाल देते हैं 25G, यानी 250 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो G प्लस ए मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 250 अपॉन 20, यानी 25/2। आगे इसको सॉल्व करें तो बोथ साइड्स हम क्या करेंगे? जी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हमको ये चाहिए इज लेस देन और इक्वल टू 25/2 माइनस 10, यानी क्या आ गया? ये ए
लेस देन और इक्वल टू 5/2। 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन जिससे वो मंकी ऊपर क्लाइम कर सकता है वो हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, अ मैन वेज 80 kg, he stands on a weighing scale in a lift which is moving upward with a uniform acceleration of 5 meter per second square. What would be the reading on the scale? तो हमेशा याद रखें कि रीडिंग वेइंग मशीन की वो होती है नॉर्मल रिएक्शन, और वो लेफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एम जी प्लस ए। बस इसमें आपको सब्सटीट्यूशंस कर लेने हैं। तो मास कितना है उस मैन का 80, जी बोला हुआ है 10 लेने के लिए, और एक्सेलरेशन लेफ्ट का है 5, तो 80 इंटू 15 ये हो जाएगा वेइंग मशीन का रीडिंग। 80 इंटू 15 मतलब ये हो गया 1200 न्यूटन, और यदि उसमें रीडिंग्स किलोग्राम में होंगी तो फिर हम आंसर करेंगे 120 kg। तो ये इसका आंसर है। कितना आंसर 1200 न्यूटन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस बिटवीन ब्लॉक ए ऑफ मास 2 kg। यह है ब्लॉक ए 2 kg मास का टेबल के ऊपर, एंड द टेबल एज शोन इन द फिगर इज 0.2। मतलब हमको म्यू एस दे रखा है, म्यू एस बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज 0.2, मास ऑफ द ब्लॉक इज 2 kg। ये टेबल पर रखे हुए ब्लॉक की बात हो रही है, ब्लॉक ए की। what would be the maximum mass value of block B so that the two blocks do not move? The string and pulley are assumed to be smooth and massless. इसका मास पूछा हुआ है, तो इसका मास यदि m सपोज कर लें तो नीचे फोर्स आएगा mg, ये होगा t, और t इज इक्वल टू होगा mg के बराबर। यही टेंशन यहाँ होगा, और इसमें टेंडेंसी आएगी ब्लॉक ए में फॉरवर्ड मूव करने की, तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हमको फाइंड आउट करना है टी का वैल्यू, टी इज इक्वल टू एम जी, और फिर हम एम फाइंड कर लेंगे। तो क्या करेंगे उसके लिए, ये फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर म्यू एस एन, और एन कितना होगा एम जी के बराबर। तो म्यू इज 0.2, मास ऑफ द ब्लॉक ऑन द टेबल इज 2, एंड वी टेक जी। तो यह है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन को बराबर होना चाहिए टी के। तो 0.2 इंटू 2 इंटू जी मस्ट बी इक्वल टू, तब निकल कर आएगा मैक्सिमम जो मास हम सस्पेंड कर सकते हैं, मतलब मास बी निकल कर आएगा। तो ये होगा टी, एंड टी इज इक्वल टू एम जी। तो ये जी कैंसल आउट होता है, एम बराबर आ गया 0.4 kg, एंड सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे, a cyclist is moving in a circular track of radius 80 meter with a velocity v equals to 36 km per hour. He has to lean from the vertical approximately through an angle, take g equals to 10 meter per second square. तो ये बात हो रही है बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट की, और जिस एंगल से वो बेंड होता है उसका टेंजेंट वो होता है वी स्क्वायर अपॉन आर जी के बराबर। तो वेलोसिटी कितनी दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में बाय मल्टीप्लाइंग 5/18, तो आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड, रेडियस हमको दी हुई है मीटर में, जी की वैल्यू लेना है 10, बस यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो 10 इंटू 10 ये वी स्क्वायर, जी की वैल्यू भी 10 है, और रेडियस है 80 के बराबर। तो सॉल्व होने पर आया 1/8। क्लियरली थीटा इज 10 इनवर्स 1/8, यानी हमेशा हमको 1/8 की वैल्यू, मतलब 10 इनवर्स 1/8 ये पता हो ज़रूरी नहीं है, आप उसको इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं 10 इनवर्स 1/8। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अ प्लेयर कॉट अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इफ द कैचिंग प्रोसेस बी completed in 0.1 second, the force of blow exerted by the ball on the hands of the player is। ये सेकेंड लॉ का क्वेश्चन है, न्यूटन सेकेंड लॉ का। हम जानते हैं फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एम मास की वो बॉल
मान लो v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका मोमेंटम इनिशियली होगा mv, और हाथ से पकड़े जाने पर मोमेंटम हो जाएगा 0, तो चेंज इन मोमेंटम होगा माइनस mv, उसको हम डेल्टा t यानी टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ सिर्फ हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, इसलिए mv चेंज इन मोमेंटम अपॉन डेल्टा t कर लेंगे। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से हमको फोर्स मिल जाएगा। तो मास है 150 ग्राम, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम में। फिर वेलोसिटी कितनी है 20, और टाइम इंटरवल है 0.1। तो बस इसको सॉल्व कर देना है, तो ये हो जाएगा 100, इसके मल्टीप्लिकेशन पर ये दो जीरोस कैंसिल होकर क्लियरली द आंसर इज 30 न्यूटन, एंड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म मेटल चेन is placed on a rough table such that one end of chain hangs down over the edge of the table. When one third of its length hangs over the edge, the chain starts sliding and the coefficient of static friction is. तो जब भी चेन का इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो ये भी मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में डिस्कस कर चुका हूँ। इस तरह का क्वेश्चन आने पर क्या करना चाहिए, इसको टू ब्लॉक प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो ये चेन वो जो नीचे लटकी हुई है, और ये चेन वो जो टेबल पर है। अब यहाँ क्या बोला हुआ है, यहाँ बोला है कि 1/3 ऑफ इट्स लेंथ हैंग्स ओवर द एज। 1/3 नीचे लटका हुआ है, मतलब कितना मास ले लेंगे यहाँ, m/3। यदि टोटल मास चेन का m होगा तो नीचे लटका हुआ मास ये m/3 सपोज कर लेंगे, और टेबल पर रखा हुआ मास हो जाएगा 2m/3 के बराबर। अब टेंशन कितना होगा, तो ये T बराबर होगा mg/3 के बराबर, mg/3। अब ये टेंशन इस ब्लॉक पर लगेगा तो इसमें टेंडेंसी आएगी फॉरवर्ड जाने की, तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा बैकवर्ड्स डायरेक्शन में म्यू एन के बराबर। इसको हम म्यू एन यानी म्यू 2m/3 इंटू जी से इक्वेट कर देंगे, तो हमको ये म्यू का वैल्यू मिल जाएगा। 3 कैंसिल, जी भी कैंसिल आउट हो रहा है, एम भी कैंसिल हो रहा है, तो 2 म्यू इक्वल्स टू 1, और इसलिए म्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ के बराबर, एंड सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे। 250 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू रेज 75 kg mass from a pulley. If rope is pulled 12 meter, then the load is lifted to 3 meter. The efficiency of pulley system will be. हमको चाहिए पुली सिस्टम की एफिशिएंसी, तो पहले फाइंड करना पड़ेगा मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज मतलब होता है W/P, यानी लोड अपॉन एफर्ट। तो यहाँ लोड कितना है जिसको हमने लिफ्ट किया है, रेस किया है, वो है 75 kg यानी 750 न्यूटन, यह है लोड। और उसके लिए एफर्ट कितना यूज़ किया है, 250 न्यूटन, तो डिवाइडेड बाई 250, ये आ गया 3 के बराबर। अब फाइंड करेंगे हम वेलोसिटी रेशो। वेलोसिटी रेशो में हम एफर्ट ने कितना डिस्टेंस मूव किया वो लेंगे न्यूमरेटर में यानी 12 मीटर, अपॉन लोड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया वो है 3, यानी आ जाएगा 4 के बराबर। फिर एफिशिएंसी इस पुली सिस्टम की होगी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशो इंटू 100 के बराबर, इंटू 100, तो आंसर आएगा परसेंट में। तो मैकेनिकल एडवांटेज है 3, वेलोसिटी रेशो इज 4 इंटू 100, क्लियरली इट इज 75%। तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg placed on a rough horizontal surface having coefficient of friction 0.5. If a horizontal force of 100 Newton acting on it, then acceleration of the block will be. तो पहले निकालते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन, तभी पता लगेगा ये ब्लॉक मूव कर रहा है या नहीं। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, वो होगा म्यू एस एन के बराबर। अब म्यू एस कितना दे रखा है 0.5, और एन होगा एम जी के बराबर। उस ब्लॉक का मास कितना है, वो है 10 इंटू 10, ये होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। 10 kg का एक ब्लॉक और 0.5 है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, तो आएगा
50 के बराबर, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन है 50 न्यूटन। और हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी एफ एक्सटर्नल कितना है, एफ एक्सटर्नल है 100 न्यूटन के बराबर। इसका मतलब वो ब्लॉक मूव करेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग से ज़्यादा है। नेट फोर्स कितना होगा, वो होगा 50 के बराबर इज इक्वल टू, अब ये हो गया नेट फोर्स, हम सेकेंड लॉ लगा रहे हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसमें से हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा 50/10 यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a lift of mass 1000 kg which is moving with acceleration of 1 meter per second square in upward direction, then the tension developed in the string which is connected to lift s। तो फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है हमको, T इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। अब यहाँ जी के बारे में कुछ नहीं बोला है, पर आंसर से ये समझ में आ रहा है कि मास तो हमको लेना है यहाँ कितना 1000, और जी की वैल्यू 9.8, अनलेस स्टेटेड 9.8 लेंगे, और एक्सेलरेशन है 1 के बराबर, यानी कितना हुआ 10.8 इंटू 1000, 10.8 इंटू 1000, तो 108 होगा। 10 के मल्टीप्लिकेशन पर 2 जीरो और बचेंगे, तो 10800 न्यूटन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये भी आंसर है और 11,000 भी। आप यदि जी की वैल्यू 10 लेंगे तो फिर आएगा 11,000, पर हमको प्रेफरेंस देना चाहिए 9.8 को, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, an annular ring with inner and outer radii r1 and r2 is rolling without slipping with a uniform angular speed. The ratio of forces experienced by the two particles situated on the inner and outer parts of the ring F1 by F2 is। तो डायरेक्टली हमको सेंट्रीपिटल फोर्सेस का रेशियो ले लेना है। फॉर्मूला लगाएंगे हम एम आर ओमेगा स्क्वायर, मास दोनों का इक्वल मान लेते हैं। पहले पार्टिकल की रेडियस है r1, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दूसरे पार्टिकल का मास m, रेडियस r2 और ओमेगा उसका भी सेम होगा, यानी रेशियो आएगा r1 बाय r2 के बराबर, एंड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अ स्मूथ ब्लॉक इज रिलीज्ड एट रेस्ट ऑन अ 45-degree incline and then slides a distance d. The time taken to slide is n times as much to slide on rough incline than on a smooth incline. The coefficient of friction is। तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है 45 डिग्री, और एक बार एक स्मॉल ब्लॉक को स्मूथ सरफेस पर डी डिस्टेंस स्लाइड करते हैं, और मान लो टाइम लगता है टी ऑन अ स्मूथ सरफेस, तो हमको बोला हुआ है कि फिर रफ सरफेस पर इस टी का n टाइम्स टाइम लगेगा डिस्टेंस डी ट्रैवल करने में। इस क्वेश्चन को भी मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स वाले वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, उसको आपको अच्छे से देख लेना चाहिए। तो अब डिस्टेंसेस बराबर हैं दोनों बार। अब स्मूथ सरफेस पर डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा, और ये एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम डिस्टेंस मूव निकाल लेंगे इन टाइम टी, तो हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर, ये आ गया डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस मूव ऑन अ स्मूथ सरफेस। अब रफ सरफेस के लिए क्या करेंगे, रफ सरफेस पर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा, ये होगा एक्सेलरेशन, ये भी कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये भी टर्म हाफ ए टी स्क्वायर वाली आएगी, पर यहाँ टाइम हो जाएगा एन टी, ये हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। हमको फाइंड आउट करना है म्यू के का वैल्यू, ये म्यू के हमको फाइंड करना है, तो हाफ कैंसिल आउट हो रहा है, उसके अलावा टी स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है। अब आर एच एस में क्या आएगा, जी साइन थीटा इंटू एन स्क्वायर माइनस म्यू के जी कॉस थीटा इंटू एन स्क्वायर इक्वल्स टू जी साइन थीटा। अब जी को भी कैंसिल कर देते हैं, दोनों तरफ से कॉमन लाकर कैंसिल कर देंगे, और अब क्या करें, अब इसको ले जाते हैं हम एल एच एस में, म्यू के कॉस थीटा
एन स्क्वायर इक्वल्स टू जी साइन थीटा एन स्क्वायर माइनस जी साइन थीटा। तो जी तो हम कैंसिल कर चुके हैं, बचेगा साइन थीटा इंटू एन स्क्वायर माइनस वन। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है 45, तो साइन 45 कॉस 45 की वैल्यूज बराबर होती हैं, 1/√2 कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो म्यू के बराबर आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर। तो कितना हो गया ये, 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, और ये है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे। द मिनिमम वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड with which a car driver must traverse a flat curve of radius 150 meter and coefficient of friction zero point 0.6 to avoid skidding is. So for no skidding on a curved track, velocity must be equal to under root mu r g। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना चाहिए, बस यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आंसर निकाल लेना है। म्यू कितना है, म्यू इज गिवन टू बी 0.6, रेडियस इज 150 एंड जी इज 10। तो 150 इंटू 6 हो गया, मतलब ये हो गया √900, तो ये आ जाएगा 30 के बराबर, 30 मीटर पर सेकेंड, एंड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन। अ लिफ्ट इज मूविंग डाउन with acceleration a. A man in the lift drops a ball inside the lift. The acceleration of the ball, as observed by the man in the lift and a man standing stationary on the ground, are respectively. तो जो लिफ्ट फ्रेम में है मैन, उसके लिए एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक तो होगा जी, और उस फ्रेम का एक्सेलरेशन कहाँ है, वो है नीचे, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लेकर इसके साथ ऐड कर देंगे, तो जी माइनस ए, ये होगा एक्सेलरेशन उसके लिए, उस आदमी के लिए जो लिफ्ट में है, और जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ आदमी है उसके लिए एक्सेलरेशन होगा जी के बराबर। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन। व्हेन फोर्सेस F1, F2, F3 are acting on a particle of mass m such that F2, F3 are mutually perpendicular, then the particle remains stationary. F2, F3 ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं, F2 और F3। और तीसरा फोर्स कहाँ होगा, तो क्योंकि पार्टिकल है इक्विलिब्रियम में यानी रेस्ट में, तो तीसरा फोर्स होगा इस तरह कि वो F2 और F3 के रिजल्टेंट, पैरेललोग्राम से आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, F2 प्लस F3, मतलब ये वेक्टर एडिशन है, तो F2 प्लस F3 के इक्वल और ऑपोजिट होगा F1, तभी फिर नेट फोर्स होगा 0 के बराबर, तभी वो पार्टिकल होगा स्टेशनरी। आगे बोल रहे हैं इफ द फोर्स F1 इज नाउ रिमूव्ड देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। तो एक कंडीशन हमको ये मिली थी अभी कि F2 वेक्टर और F3 वेक्टर का वेक्टर एडिशन ये किसके बराबर है, ये बराबर है F1 के। तो ये इनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, ये ध्यान देंगे, इनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। अब किसको रिमूव कर दिया, F1 को रिमूव कर दिया, अब कौन सा फोर्स बचेगा, सिर्फ F2 प्लस F3। हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होगा F2 प्लस F3 अपॉन उस पार्टिकल का मास, यहाँ हमको लेना पड़ेगा मैग्नीट्यूड F2 और F3 का, और ये F1 के भी बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो F1 अपॉन m भी इसको लिखा जा सकता है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, F1 बाई m, एंड सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये जो F1 लिखा है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, F1 अपॉन m, तो F2 प्लस F3 के एडिशन का मैग्नीट्यूड F1 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, बाद में फोर्स सिर्फ ये रह जाएगा, इसको हम F1 भी लिख सकते हैं, तो F1 अपॉन m इसका आंसर हो जाएगा। A 1 kg stationary bomb is exploded in 3 parts having mass 1:1:3 respectively. Parts having same mass move in perpendicular direction with velocity 30 meter per second. Then the velocity of bigger part will be. तो पहले हम उस बॉम्ब का मास m सपोज कर लेते हैं,
तो पार्ट्स के मास कैसे हो जाएंगे, जो इक्वल मासेस वाले हैं वो हो जाएंगे m/5 m/5, और जिसमें 3 पार्ट्स हैं वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3m/5। आप इनको ऐड करके देखेंगे तो m आएगा। तो ये मैंने मासेस सपोज कर लिए। अब जो इक्वल मास के हैं वो दो किस तरह मूव करते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इस तरह से मूव करते हैं, और वेलोसिटी कितनी है उनकी 30 मीटर पर सेकेंड। हमको बताना है इस तीसरे वाले जिसका मास है 3m/5 उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमको लगाना है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। m कितना है इसका मास इक्वल वाला, वो है m/5, तो ये है मोमेंटम एक पार्ट का। इसी तरह दूसरे पार्ट का मोमेंटम है 30 इंटू m/5, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, वो होगा 30√2 इंटू m/5। और ये जो मोमेंटम है इसको इस मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, थर्ड पार्ट के मोमेंटम के बराबर, क्योंकि इनिशियली मोमेंटम था 0, बाद में म्यू से 0 रहना है, तो उसके 0 रहने के लिए 30√2 इंटू m/5 को 3m/5 इंटू वी के बराबर होना चाहिए। तो 3m/5 इंटू वी इक्वल्स टू 30√2 इंटू m/5। तो ये 5 कैंसिल आउट हो गया, और ये 3 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर आ गया 10√2 इंटू m, और m है 1 kg, यानी वेलोसिटी हो गई 10√2, एंड सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अ क्रिकेटर कैचेस अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम in 0.1 second moving with velocity 20 meter per second, then he experiences force of। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं। फोर्स बराबर होगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन इंटरवल ऑफ टाइम। तो मास कितना है 150, और वो ग्राम में है, तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। उसके अलावा वेलोसिटी है कितनी 20, और टाइम है 0.1 सेकेंड। तो ये 100 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन पर ये 2 जीरोस कैंसिल होकर ये हो गया 30 न्यूटन के बराबर। तो ये तो सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अ ट्रक a block of mass 1 kg is placed, mu equals to 0.6, and the truck is moving with acceleration 5 meter per second square, and the frictional force on the block will be। तो मैं ट्रक बनाने की यहाँ कोशिश करता हूँ। तो ये हो गया वो ट्रक हो गया, ये उसकी बॉडी। तो क्या बोला हुआ है कि एक ब्लॉक है जो इस ट्रक पर रखा हुआ है, इसको समझते हैं। ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अ ट्रक अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, ये 1 kg का ब्लॉक इज प्लेस्ड, म्यू इज इक्वल टू 0.6। तो इस ब्लॉक और ट्रक के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 दिया हुआ है। ट्रक इज मूविंग विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी। तो पहले तो ये निकालें कि इस ब्लॉक और ट्रक के बीच म्यू दे रखा है हमको, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो वो होगा म्यू एन के बराबर। म्यू इज 0.6, नॉर्मल रिएक्शन विल बी एम जी 1 इंटू 10, यानी ये होगा 6 न्यूटन। और अब ये देखते हैं कि इस ब्लॉक को ट्रक के साथ मूव करने के लिए, वैसे आप फिजिकली देखें तो ये ट्रक आगे जब जाएगा तो ये ब्लॉक ट्रक के रिलेटिव पीछे जाएगा, और उसके पीछे जाने का ऑपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगेगा। और यदि ट्रक के साथ ये मूव कर रहा है तो ये हमने निकाला है, जो ये है अवेलेबल फ्रिक्शन, कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है वो हमने निकाल कर रख लिया है। अब इस ब्लॉक को ट्रक के साथ यदि मूव करना है तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा ये हम निकाल रहे हैं, एफ रिक्वायर्ड। तो वो कितना होगा, उसका मास 1 kg इंटू एक्सेलरेशन 5 न्यूटन। और हम देख रहे हैं 5 न्यूटन क्योंकि अवेलेबल फ्रिक्शन से लिमिटिंग से कम है, तो इतना ही फोर्स उस ब्लॉक पर लगेगा, और वो ब्लॉक ट्रक के साथ साथ मूव करेगा, एंड सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।